हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 शुरू। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 शुरू। और उससे शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और अब हम कर रहे हैं क्लास को शुरू। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप एमएस सक्सेस पॉइंट को प्यार दोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर आपको प्रत्येक टीचर पढ़ाएगा। यहाँ पर आपको हर टीचर की सुविधा मिलेगी, क्योंकि मैंने पता है, मैं जिस दौर से गुजर के आया हूँ सरकारी स्कूल से, क्योंकि वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा तो एसएस का, सोशल साइंस का बुरा हाल है। सोशल साइंस को तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, सिर्फ लेसन रीड करवाते हैं। तो लेसन भी पढ़ते भी कौन है, एक बच्चे को खड़ा कर दिया बुक लेके, अगलो पढ़ दो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाना। सिर्फ क्लास में आए, बैठे, फोन चलाए, या किसी मास्टर के साथ गप्पे मार रहे हैं, या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बच्चों को कह दिया इसके लेसन पढ़ लो अपना बैठकर, कि कोई कुछ कहता है, कोई एक क्वेश्चन याद कर लो, कोई दो क्वेश्चन। बच्चे फिर ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, और बाद में उनको पश्चाताप करना ही पड़ता है। पश्चाताप करवाना क्या, करना पड़ता है उनको, बच्चों को बाद में। और ऐसे टीचर जो, अब देखो, ये टीचर पहले तो जॉब की तलाश में रहते ही रहते हैं कि मेरे को क्लास मिल जाए, मैं ये करता हूँ। प्राइवेट टीचर क्यों है आगे? प्राइवेट टीचर इसलिए आगे हैं क्योंकि वो घर पे जाने के बाद उनको टेंशन इस बात की, उनको सैलरी तब मिलती है जब वो टेंशन लेते हैं क्लास के बच्चों को। ये जो सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, इनके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं। ये क्यों करेंगे मेहनत? आपको अपना नहीं मानते, ये आपको अपना नहीं मानते। ठीक है, अगर मानते तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों के साथ की तरह होते हैं। उनको हर दिन इतनी टेंशन होती है किस प्रकार की, कि कल को मैं बच्चों को क्या करवाऊं। वो अपना मानते, क्योंकि जब उनके बच्चे उसके सब्जेक्ट में टॉप करेंगे या क्लियर पास होंगे, अच्छा गुण दिखाएंगे उसके सब्जेक्ट में, तब उसकी प्रमोशन सैलरी होती है। लेकिन ये अपना नहीं मानते। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं, मैंने बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं आप एमएस सक्सेस पॉइंट को प्यार दोगे, और प्यार दोगे तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ मिलेंगे, आपको सब टीचर पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे गुणवान टीचर पढ़ाएंगे, आपको घर बैठे हर समस्या का समाधान होगा। आपको लाइव क्लासेस चलने लग जाएंगे एमएस सक्सेस पॉइंट पर। ठीक है, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। ऐसे ऐसे टीचर आएंगे जो आपको घर वीडियो देख ली तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, अगर आप प्यार दिखाया एमएस सक्सेस पॉइंट के साथ आपने। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सरकारी स्कूल के टीचरों से, प्लीज अब इन बच्चों को, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास, जो भी जिस भी क्लास में आप जाओ, और सरकारी स्कूल के असल में तो सभी बच्चों को अपना बच्चा मानकर, अगर आप सोच बदलोगे, आप एक बंदा भी सोच बदलने लग जाएगा तो टीचर अपने आप ढलने लग जाएगा आपके साथ। आप अपने तो विचार शुद्ध बनाओ। इनकी वजह से आप के घर में गुजारा हो रहा है, आपको सैलरी मिल रही इनकी वजह से। अगर सरकारी स्कूल नहीं होते तो आप सरकारी टीचर भी नहीं होते। और सरकारी स्कूल किन के लिए? इन गरीब बच्चों के लिए हैं। ठीक है, और एक बात मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, जो ये फ्री की सैलरी लेते हैं ना, फ्री की, दुख भी आएगा सरकारी स्कूल के टीचरों को, दुख भी आएगा।
ये जो फ्री के डॉक्टर होते, जो फ्री के जो सरकारी लगकर मेहनत नहीं करते, सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, मेरी अब 80,000 रुपया रही है, अब 90,000 रुपया रही, ऐसे ही सभी टीचरों का हो रहा है। और इनके फिर बच्चे कैसे होते हैं, कोई किसी का तो जमा ओंधेगा ही चश्मा चढ़ जाए, कोई अंधा हुआ है, किसी का पोलियो होया पावा है, किसी का कुछ होया पावा है, ये तुम्हारे बच्चों में से निकल गई। आप मेरी अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, आप अपना के देख लियो, आप इन बच्चों को अपना मान के देखो, आपके घर में भी शांति कितनी बन जाएगी। आप इनके प्रति लगन करके दिखाओ, ठीक है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है इन सरकारी स्कूल के टीचरों से भी, और हर अगर कोई सरकारी लग रहा है तो उसको उसके प्रति जिम्मेवार बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो भी माँ बाप है, कुछ माँ बाप के प्रति माँ बाप की भी जिम्मेवारी होती है, ठीक है, पढ़ाने की। ये नहीं है कि सारी टीचरों की होती है, माँ बाप की भी होती है। लेकिन अगर टीचर शुरू में एक्शन लेते हैं तो माँ बाप अपने आप ढलने लग जाएंगे, ठीक है। और आपके प्रति जब आपको सुन रहा है बच्चा, और ये हर क्लास में होता है, क्योंकि बाहर जाके जब आप क्लास में बोलते हो, आपकी सुनता है बच्चा, हर बच्चा आपकी सुनता है जब आप बोलते हो, और वो सुनता है तो आप में खुद में इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बच्चों के माइंड में इतना बांट दूं कि वो मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए इन बच्चों के साथ, क्योंकि यही है, देखो जो अमीर बच्चे हैं वो कभी दुआ नहीं देते। ये सरकारी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बिल्कुल, तो आपको दुआ यही देंगे, इनकी वजह से ही आपके घर में शांति आएगी, ठीक है। ना ही आप बीमार होगे, ना ही आपके घर में से लक्ष्मी कभी जाएगी, और नहीं, और ये बद्दुआ देंगे, कभी शुगर के बीमार से रहोगे, कभी कुछ हो जाएगा, बुढ़ापे से पहले कभी कुछ हो जाएगा, खाट में गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इन बच्चों को अपना समझिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। इन बच्चों को अपना समझोगे तो आप कभी भी, आपके घर में अशांति नहीं आएगी, आपको भगवान निराश कभी नहीं करेगा सभी टीचरों को। हमारा एक टीचर था, हरिओम नाम था उसका, उसकी बदौलत हूँ आज मैं मैथ के लिए, ठीक है। और सारे टीचर ऐसे ही थे, एक हिंदी का टीचर था बस, सही, वो भगवान ने प्यारा हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्नावली की तरफ। अगर किसी कोई बात मेरी बुरी लगे तो क्षमा कर दीजिए, और अगर आप गौर करें तो अच्छी बात है। उसके लिए सॉरी अगर आपको कोई बात बुरी लगे। वैसे ये कड़वी सच्चाई, क्योंकि मैं इसी से गुजर के आया हूं। कभी दूसरी क्लास में कहानी, मैं जिस जिले में रहता हूं ना, उस जिले में जो मुख्यालय है जींद, ठीक है, उसमें एक डॉक्टरनी है, उसकी कहानी सुनाऊंगा मैं कभी, ठीक है। फिर आपको खुद ये हो जाएगा कि हाँ ये सच्चाई है। सच्चाई तो है ही है बच्चों, ठीक है। आप ये सरकारी स्कूल के टीचर, ठीक है, मेरे भगवान बहुत ही आदरणीय है, ठीक है। अगर आप उस पर गौर करके देखोगे तो आपको खुद रिजल्ट का पता लग जाएगा, ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों मैंने ये कहा था, क्लास की तरफ बढ़ते हैं, बहुत हो गया। हाँ, मैंने एक बात कही थी कि ये पक्ष होता है हमारा बायां और ये पक्ष होता है हमारा दायां। जीरो के हम दाईं ओर चलेंगे तो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और हमारी ये होती है ऋणात्मक संख्या। क्या होती है? ऋणात्मक संख्या। और ये होता मध्य बिंदु हमारा 0, जहां से ऋणात्मक की ओर और धनात्मक की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। दाईं ओर और बाईं ओर लिख लो, दायां या बायां लिख लो, कुछ भी लिख लो, समझाने के लिए आपको बताया बस। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि जितनी भी, देखो बच्चों, यहां ये समझने के लिए आपने शुरू से चलना पड़ेगा। कहीं आप अभी इसी क्लास से जुड़े और ये कहें मेरे को तो समझ में नहीं आया, ठीक है? आप बिल्कुल मैंने, अगर आप बिल्कुल ही कमजोर हैं तो 17 क्लासें हैं बेसिक मैथ क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है MS सक्सेस पॉइंट पर, वहां पर आप जाइए, आप वहां पर जाइए और उसमें 17 क्लास क्लियर करके तब आप क्लास देखना शुरू करें। और अगर आप इससे हाई लेवल पे हैं कि आपको बेसिक आपका कंप्लीट है, तो यहाँ के पहली क्लास, जो 8वीं क्लास की पहली क्लास है, वहां से लगिए, यहां से नहीं। अगर यहां से आ रहा है आपको समझ में, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने बोला था बच्चों, 0 के ठीक ये संख्याएं होती है हमारी धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। और इधर वाली होती है हमारी ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा था 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और उसके बाद, वैसे ये अभी इस क्लास में काम नहीं है, वैसे रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। और 1 से अनंत तक की धनात्मक संख्या हमारी होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। उसके बाद अनंत, धनात्मक संख्या के अनंत से लेके ऋणात्मक संख्या के अनंत तक को, अनंत तक की सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। इसी क्रम में होना चाहिए, 0 1 2 3। ये नहीं कि 1.5 कर दिया, 0.5 कर दिया, ये हमारी पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें आधा या 2.3 पॉइंट तो होना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए, ये इन नंबरों में 1 2 3 हर का अंतर, हर एक दूसरे का अंतर 1 होना चाहिए इनमें, ठीक है? तो हम उसके बाद, इतना क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने एक बात कही थी कि प्रश्नावली 1.2 हमारी डिपेंड है अपरिमेय संख्या पर। कौन सी संख्या पर? अपरिमेय संख्या पर। और मैंने बोला था अगर बच्चों हम इसके भाग बनाएं 1 2 3, और ये एक जो एक पॉइंट है हमारा, एक बोलते हैं जिसको भी, वो चौथे नंबर पे है। अगर हम मान लिया ये एक पॉइंट हम कदमों के मान लिया, ये एक कदम तब आता है जब हम हर 4 कदम टेकते हैं। इससे अगले 4 कदम 2 अनाएंगे, इसके अगले 4 कदम 3 अनाएंगे, तब हमें एक प्राप्त होता है। कब? जब हम 0 से 4 कदम टेकेंगे धनात्मक की ओर, तब हमें एक प्राप्त होता है। 0 के ठीक इधर टेकेंगे 4 कदम, तो हमें ऋणात्मक 1 मिलेगा। तो अब मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर हम ये स्कूल माने और ये आपका गेट है, ये आपका गेट है और ये आपके स्कूल के कमरे हैं, इस लाइन में स्कूल के कमरे हैं, और ये पहले वाला कमरा, ये रूम आपका है 9th क्लास का, ठीक है? आप ये कहोगे कि गेट के ठीक पहले वाला कमरा, गेट के ठीक पहले वाला कमरा किसका है? हमारा है, 9th क्लास का है। क्लियर? गेट के ठीक पहले वाला कमरा हमारा है, और उसके बाद आप यहां खड़े हो, यहां गेट के बिल्कुल, चाहे एक डीम, ये दीवार की नींव है समझ लो गेट की, उससे थोड़ी एक कदम आगे स्कूल के अंदर ही लगा लो, स्कूल के अंदर ही खड़े हो आप, और आप
बिल्कुल इस एक कदम बढ़ना, आपने एक कदम में यहाँ पैर टेक दो इस रूम में, जहां आपका बेंच है वहां पर खड़े हो जाओगे? नहीं होया जाएगा एक ही डेंग में। तो कुछ न कुछ तो कदम टेकना पड़ेगा। इससे तो हमने भी कह दिया कि जीरो के ठीक पहले वाला एक है, जीरो के ठीक पहले वाला एक है, ये तो हमने जबान हिली कह दिया। ऐसी जैसे हमारी यहां पे हिली है कि जीरो के ठीक पहले वाला कमरा हमारा है, कि जीरो के ठीक पहले वाला रूम हमारा है, ये तो जबान हिलती है ऐसे कहने में तो। लेकिन यहां से यहां तक जाने में क्या पता 20 कदम चल जाए, है ना? क्या पता हम 20 कदम चले जाएं और 20 कदम चलने के बाद दरवाजा आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हम कह तो सकते हैं कि जीरो के ठीक पहले वाला अंक क्या है? 1 है। जीरो के ठीक इधर बाईं ओर अंक क्या है? -1 है। लेकिन हमने यहां 1 तक आने के लिए भी तो कुछ न कुछ संख्याएं होंगी बीच में, कुछ न कुछ तो किया होगा। हम इसको कदम ही मान के चलते हैं कि 1 हमें 4 कदमों में मिल रहा है और ये कदम बराबर है, ठीक है। अब कोई यहां है जीरो, जब तक वो नहीं चलना पड़ा और उसने एक की ओर आना प्रारंभ किया और 1 कदम उसका, अब उसने मान लिया 1 कदम है, एक ये बड़ा आदमी चलना प्रारंभ किया, बड़े आदमी ने, ठीक है, बड़े आदमी ने चलना प्रारंभ किया। तो अब क्या यहां पे बताओ, यहां पे जीरो पे जब तक वो खड़ा है, यहां पे चलना प्रारंभ नहीं किया, तो वो यहां पे है जीरो पे और उसने चलना प्रारंभ कर दिया, तब वो पहला कदम यहां पे टिकेगा। उसने 1 कदम टेका, यहां पे आ गया और यहां पे आने के बाद किसी ने आवाज दी कि तुम वहीं रुक जाओ, और वहीं रुकने के बाद आप ये बताओ मेरे को, तुम अब कहां पर हो, कौन सी स्थिति पर हो, कौन सी पोजीशन पर हो? तो आप क्या बताओगे? आप तो विचल जाओगे कि ये तो स्थिति तो मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो स्कूल के अंदर खड़ा हूं, लेकिन मैं बताऊं कैसे? तो वो बताएगा कि गेट से लेकर रूम के बीच में, तूने गेट से रूम तक के बीच में कितनी दूरी पर आ गया, तो कितनी पार कर दी तूने और कितनी रह गई। सिर्फ तूने ये बताना कि गेट से और रूम के बीच में तेरी दूरी कितनी है, कि गेट से कितनी है और रूम से कितनी है। ये तो चलने को तो तू घर से भी गया है और क्या पता कितनी आगे तक चल जाएगा। तो उसने कहा कि स्कूल से गेट से जहां पर तू अब है वहां से लेके तूने गेट से कितनी दूरी पार कर दी, और गेट हमारा क्या है, ये जीरो है और ये है रूम, ठीक है। तो बड़े आदमी ने वहां पर, बड़े लड़के ने यहां पर 1 कदम टेका, यहां पे आ गया, तो क्या बताया? तो फिर उसने कहा कि अब उसने ये पता, उससे पहले दिन गिने या उसको पता लग गया कि 20 कदम टेकने हैं मैंने, तो 20 कदम टेकने के बाद मेरा कमरा आता है, और वो जब 20 कदम टेकते हैं उसमें से 2 कदम टेक दिए तो आप कहोगे कि 2/20 पोजीशन पे है। अगर आपने 5 कदम टेक दिए तो आप कहोगे 5/20 पोजीशन पे है, कि टोटल 20 कदम टेकने, उसने टोटल 20 कदम टेकने। वही बात यहाँ पे यूज होती है, वही बात यहाँ पर यूज है। हमारे टोटल कदम कितने हैं? टोटल कदम हमारे 4 हैं। कितने हैं? 4। और वो यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब 1/4 संख्या पर हो, 1/4 संख्या पर। अगर वो यहाँ पे आएगा तो 2/4 संख्या पर है, यहाँ पे आएगा तो 3/4 संख्या पर है। समझ रहे हो ना बात? और यहाँ पे आएगा तो 4/4, 4/4 से 4 काटेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा। क्लियर इस बात को? तो इसका मतलब क्या है? ऐसे यहाँ भी है, ऐसे भी यहाँ, इसके अंदर भी हमारी अगर 3 बराबर चिन्ह है, अगर वो इसके आगे जाना चाह रहा है तो आप पूछेगा कहाँ तक बताना है। तो अगर यहाँ तक हमारे 8 हो गए और वो आ गया यहाँ पे, तो अब हम कहेंगे कि 5/8। अगर यहाँ पे आएगा तो 5/8, यहाँ है 4/8 आधी। अगर इसके बीच की आधी, इसके बीच की दूरी बतानी हमने, यहाँ है आती है, यहाँ कब आती? 4/8। 4/8 को क्या लिखेंगे? 1/2, 1/2 क्या आता? आधा ही होता हमारा, है ना। तो अब हमारी
क्या है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब वो यहां पे आया और ऐसे ही हम चलो यहां तक 2 पॉइंट तक देखते हैं, अब यहां पे आएगा वो क्या कहेगा 6/8, यहां पे 7/8, यहां पे 8/8, तो 8/8 इसका 8/8 होया, क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी हमें क्या है कि एक और कदम आगे हम आगे हैं, यहाँ पे भी एक आया था यहाँ भी, तो इसका मतलब हमने एक एक करके 2 कदम पार कर लिए हैं, एक एक करके 2 कदम पार कर लिए हैं। उसके बाद अगर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब हमारी 1/4 भी आया, 2/4 भी आया, 3/4 भी आया, तो ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? मैंने बताया था ये जो p/q के रूप में भिन्न के रूप में लिखी और दोनों पूर्णांकों अंश भी और हर भी p भी q भी 2 और 4, 3 और 4, ये क्या है? ये पूर्णांक ही तो है। 3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, ये क्या है? पूर्णांक है। और जब दोनों पूर्णांक हो और नीचे q का मान 0 नहीं हो, q का मान 0 नहीं हो और क्या हो, ऊपर क्या है, ऊपर हमारे अंश है और p का मान हमारा दे रखा है, p का तो बेशक मान 0 भी हो, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ है, अब कोई यहाँ पे है, जब हमारा दोनों पूर्णांक है भिन्न के रूप में लिखी है, p/q के रूप में लिखी है और q का मान हमारा 0 नहीं, तो वो कौन सी संख्या होती है? हमारी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गया? जब अब परिमेय संख्या प्राप्त कहां से हुई? हमें प्राकृतिक संख्याओं का भी पता लग गया कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से शुरू होकर अंत तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। 0 से शुरू होकर हमारी सभी पूर्ण संख्या होती है अनंत तक की, और हमने अनंत के बाएं से लेकर अनंत के दाएं तक हम पूर्णांक बोलते हैं, इनका तो पता लग गया। लेकिन ये परिमेय संख्या कहाँ आई? इनके तो बीच में 1 2 3 4, तो परिमेय संख्या कहाँ आई? इसका मतलब इनके बीच में संख्याएं हैं हमारी, और क्या है? परिमेय संख्या, कि इसके बीच में अनंत हमारी अनंत प्रकार की परिमेय संख्या है। अनंत कितनी है? अनंत परिमेय संख्या है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद जब इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं, जब इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं, तो क्या अब एक छोटा बच्चा चल रहा है? अगर बड़े बच्चे के 4 कदम हुए यहां तक, अब वो छोटा बच्चा चलने लग जाए, क्या वो 4 ही कदम में चलेगा? या उसने कदम टेक्या, जब उसने कदम टेक्या, बड़े आदमी ने कदम टेक्या, क्या उसके बीच में कोई गैप ही नहीं आया? कदम टेकने के बाद में बीच में कोई जगह नहीं थी, तो क्या वहां पर संख्या नहीं थी? क्या वो पोजीशन नहीं थी? वो अब तो यहां भरा उसने कदम, वो एकदम आवाज आ जाती और वो यहाँ पे पूरा कदम भी नहीं भर पाता और यहाँ पे आ जाता, वो बिल्कुल बीच में आ जाता, वो यहाँ पे इस पोजीशन पे बीच में आ जाता, पूरा कदम यहाँ होता, उसका दे के टिकवा दिया उसने आवाज देके, तो क्या वो इसकी पोजीशन नहीं बता पाएगा? बताता, इसकी भी बताता। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में जितनी भी हमारी संख्याएं होती है, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो पूर्ण संख्या है, चाहे हमारी परिमेय संख्या है, चाहे हमारी वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो वो संख्या रेखा पर ही होती है, वो हमारी क्या है? इन्हीं के बीच में होती है। और उनको अपरिमेय संख्या का तो पता लग गया, हम ऐसे प्राप्त करते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या बता दिया कि मेरे को वर्गमूल 5, ये वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ये क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या। मैंने ये डिटेल में बता दिया होगा आपको, पहले शुरू करने से पहले बता रखा है, ठीक है, आप उन क्लासों को देखिए। तो इनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब मैं कह दूं कि 2 बताओ कहां है, तो आप बताओगे 2 ये रहा। अब मैं कह दूं 3/4 बताओ कहां है इसमें, तो आप बता दोगे ये रहा 3/4। अगर इसके और इसके बीच में पूछोगे तो ये रहा 3/4, और ऐसे ही यहाँ पे भी 3/4 मिल जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में पूछोगे, इन दोनों के बीच में पूछोगे, तो अलग अलग 3/4 मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बता दिया कि ये 3/4 है। अगर मैं ये पूछूं कि वर्गमूल 2 कहां है, तब आप कैसे बताओगे? मैं पूछूं कि वर्गमूल
5 कहाँ है? संख्या रेखा पर बताओ मेरे को, वर्गमूल 5 कहाँ है? मैं पूछूं कि वर्गमूल 3 कहाँ है, आप संख्या रेखा पर बताओ वर्गमूल 3 कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? इसको जानने के लिए, इसको संख्या रेखा पर बताने के लिए हमने वर्ग प्रश्नावली 1.2 करनी पड़ेगी और इसमें हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में समझ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने पहले भी बताया और अब भी बता दिया। बिल्कुल इन अपरिमेय संख्याओं को कैसे बताएं कि इस पर ये संख्या है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा कि हम ऐसे संख्या रेखा पर बता सकते हैं यहां हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल बारीकी से समझना है, इसको ध्यान से, बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखो, मैं बताने को तो सीधी एक्सरसाइज करवा सकता था आपको, ठीक है, क्यों नहीं करवाई? क्योंकि फायदा क्या होगा, मेरा समझाना मकसद है, नहीं कि सिलेबस करवाना मकसद। सिलेबस करवाना मकसद होता स्कूल के टीचरों का, ठीक है, और उनमें से भी कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है कि नहीं, मैं तो अपने सब्जेक्ट के बच्चों को अच्छा अध्ययन करवाऊंगा। अब बच्चों देखो, वही बात है, अब ऐसा दर्शाने के लिए अगर हमको देखो, एक हम सहारा लेंगे पाइथागोरस का, अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए हम सहारा लेंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस एक नियम है, पाइथागोरस एक नियम है, वो ये कहता है कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2, आपने ये नियमों वाली कॉपी में लिखना है, प्लस लंब की शक्ति 2। तो ये पाइथागोरस का तो सारा ले लिया हमने कि ये ऐसे ऐसे होता है। अब मैं ये पूछूं कि ये किस में होता है, ये किस में, ये तीनों ही चीज पूछ लो तो ये तीनों ही चीज किस चीज में होता है? ये दो चीज तो आधार और लंब, ये तो एक कोण का हिस्सा है। मैंने अगर ये रेखा ली और इस पे 90 डिग्री का कोण बनाया तो ये समझ लो क्या है, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लेकिन ये कहां से मिला? इसने ये बताया कि ये कहां से आएगा, इस किसे बोलते हैं? तो ये अगर इस लाइन को, इसको आकृति का रूप दें, इसको आकृति का रूप दें तो जो ये भुजा बनेगी, इसको आकृति का रूप दिया कि मतलब इसको बंद कर दिया। एक इधर भी बना सकते हो 90 डिग्री का कोण, मैंने इधर बना दिया, लेकिन आप इधर बनाना, संख्या रेखाओं को दर्शाने के लिए इधर बनेगा, अगर माइनस की दर्शाओगे तो इधर बनेगा, ठीक है, प्लस की दर्शाओगे इधर बनेगा। अब उसके बाद आप ये आकृति का रूप दिया मैंने इसको, ये तो आधार हो गया और ये मैंने बोला कि लंब, और इसको अब हम बोलेंगे कर्ण, और इस पूरी आकृति को बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। कौन सी आकृति बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। सरकारी स्कूल के टीचरों से एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपकी सोच बदल गई सभी टीचरों की, तो आपके पैसे बचने लग रहे हैं तो नहीं, आप 40,000 रुपये
एक साल की फीस दे रहे हैं अपने बच्चे की। अगर सभी की सोच बदल गई सरकारी टीचरों की कि वो अपने जी जान से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे कि हाँ सभी स्कूलों में अब तो अच्छी पढ़ाई होने लगी, हम भी अपने बच्चों को शिक्षा, जब अपना बच्चा समझ रहे हैं सभी को और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो वो 40,000 आपकी पॉकेट मनी में उतने ही बच जाएंगे, बैंक में रह जाएंगे ऐसे कैसे, ना ही आपने कहीं जाने की जरूरत ना कुछ। सोचना तो तुमको ये चाहिए कि हम अपने अगर 80,000 रुपये सैलरी आ रही है तो उसमें से 1-2 हजार रुपये बच्चों के लिए ऐसा कुछ करें, हर महीने इकट्ठा कर करके ऐसी ऐसी चीजें लाएं बच्चों को। चलो सरकार किस का, अगर सरकार का अध्ययन करने लग जाओगे तो बहुत दिमाग खराब होता है, ठीक है। सरकार हर जगह सब किसी को सुविधा नहीं दे सकती, हर जगह सुविधा नहीं दे सकती सरकार, इतना हमारा देश अभी काबिल हुआ नहीं है। और ये तो हर जगह होता है, इसी देश में थोड़ी है। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को बदलिए। उसके बाद कर्ण की शक्ति 2, आधार की शक्ति 2, लंब की शक्ति 2। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त होगी, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज से हम क्या प्राप्त करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज से हम अपरिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब देखिए। मैंने बोला कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, इन संख्याओं को दर्शाने के लिए ये वर्गमूल कैसे, ये तो दिख ही नहीं रहा वर्गमूल कहां है, ये तो दिख ही नहीं रहा वर्गमूल कहां है, तो कैसे पता करें, कैसे निकलेगा ऐसे, ये तो शक्ति में है वर्गमूल में तो है ही। तो एक बात है, अगर यहां की शक्ति हटाएंगे हम तो इस पर हमारे क्या चल जाएगा, वर्गमूल चल जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर दोनों का वर्गमूल इसके अंदर लिखेंगे, आधार की शक्ति 2 प्लस लंब की शक्ति 2। हम इसको, अब तो दिख गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारी वर्गमूल 2 है और जो भी हमारी क्या है वर्गमूल 3 है और जो भी हमारी वर्गमूल 5 है, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं आधार की शक्ति 2 और लंब की शक्ति 2 का क्या है, जोड़ है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, कर्ण प्राप्त होता है। क्लियर। मैंने बोला है जब यहां पे वर्गमूल आ गया और यहां पे ऑटोमेटिक अपने पास अब वर्गमूल आ गया है, शक्ति हटा के इसकी शक्ति हटी तो यहाँ पे वर्गमूल आ गया, और अब वर्गमूल आ गया तो ये क्या है, ये कर्ण है। और कर्ण कब प्राप्त हो रहा हमें, जब आधार की शक्ति 2 और लंब की शक्ति 2 को जोड़कर हम वर्गमूल लगा दें तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कर्ण प्राप्त होता है। इससे आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी कल कि ये संख्या कब प्राप्त होती है हमको, जब हम लंब की शक्ति 2 और आधार की शक्ति 2 का जोड़ करते हैं और उस पे वर्गमूल लगा देते हैं तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। और कर्ण किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, लंब और आधार और कर्ण, ये है लंब और ये है आधार और ये है कर्ण। क्लियर, क्लियर। तो अब मैं आपको धीरे धीरे अपरिमेय संख्याओं की ओर लेके चल रहा हूं। अब बच्चों हम दर्शाएंगे वर्गमूल 2 को, पहले संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। एग्जाम्पल है आपका ये उदाहरण, एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ के साथ। इससे अगला ले लेंगे, इससे अगला एक ही सवाल है।
उस और तो हाँ ना में उत्तर देना है। सवाल एक ही है बस, यही संख्या रेखा पर दर्शाना वर्गमूल 5 को। हाँ शायद हाँ यही है। बाकी एक ये कर लो, एक वो कर लो, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपरिमेय संख्याएं आपको दर्शाना आ जाएगा कि कहाँ है। इसको दर्शाने के लिए अब हमें ये कैसे प्राप्त हुई बच्चों, वर्गमूल 2 को हम इसमें कैसे लिखें। अब पहले हम वर्गमूल 2 को लिखने का, अब वर्गमूल 2 को हम इब 2 को ही वर्गमूल को अब आप देखो है ना थोड़ी देर, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, आधार में मिल गया, लंब में मिल गया। आधार और लंब कितना है, आधार और लंब कितना है, 1 1 है। आधार और लंब क्या है, 1 1 है। 2 को हम लिख सकते हैं ना ऐसा, वर्गमूल ना देखो, सिर्फ 2 2 देख लो, 1 और 1 2 ही तो होता होगा, इसका मतलब दोनों मिल गए। लेकिन आप ये कहोगे कि इसकी शक्ति तो 2 है, हमारे पास तो 1 1 है, तो हम भी लगा लेंगे शक्ति। एक शक्ति का मतलब क्या हुआ है, जिसकी जितनी शक्ति है, मान लिया 5 की शक्ति 4 है, 5 की घात 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी इतनी बार गुणा, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, इसकी इतनी बार गुणा। लेकिन इसके मान पर तो फर्क पड़ जाएगा, यहां से देख लो, 5 5 25 है ना, इसके मान पर तो फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं इसको अब 2 की शक्ति 2 करूं तो 2 गुणा में 2 4 आ गया ना। वैसे ही अगर हम 1 की शक्ति को 5 लिखें, 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1, 3 और 2 5, इनकी गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब शक्ति लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लिख लो, इसे रूप में लिख लो। लंब की शक्ति 2 है तो हम लिख लेंगे, तो कोई और जानना ही नहीं, कुछ जब फर्क नहीं पड़ रहे हैं तो लिख लो। सवाल जिसने सवाल बनाया उसका मन बना था कि हम लिख दो, तो 1 की शक्ति 2 + 1 की शक्ति 2 और का वर्गमूल लिखांगे तो क्या आएगा, 1 ने खोल दे 1 + 1 और 1 और 1 2, यही तो आ गया, यही तो आ गया, और यही हमने चाहिए था। अब फिर यही चाहिए था तो हम संख्या रेखा पर कैसे बताएं इसको कि ये कहां है, ये कहां है। सबसे पहले हमारा स्टेप यही होता बच्चों, हमने आधार और लंब दोनों को ज्ञात करना। अगर हमारे पास अब वर्गमूल 3 आ जाए, अब वर्गमूल 3 की बात करते हैं हम। अगर हम देखो इसमें आपको विचलने की बहुत ही चांस है, बहुत चांस है कि वर्गमूल 3 को हम कैसे दर्शाएं। वर्गमूल 3 को हम कैसे दर्शाएंगे, अब इसको एक हमारा होता है, अगर हम ए पर वर्गमूल कर देना और इसकी शक्ति कर दे 2, इसकी शक्ति कर दे 2, तो 2 से यानी कि वर्ग से 2 की जिसकी शक्ति 2 होती है इसका मतलब होता है वर्ग, वर्ग होता है। जैसे हम कहते हैं 4 का वर्ग ना, अब देखो सॉरी, अब मैं कहूं 16 का वर्ग, 16 का वर्ग तो हमारा 4 आएगा, 16 का वर्ग 4 आएगा। कैसे आया ये, अब हमने 16 का वर्ग किया है जब, अब इसकी शक्ति 2 होती है, इसकी शक्ति 2 है, इसकी शक्ति 2 है, तो हम इसको 16 लिख सकते हैं। इसकी शक्ति 2 होती है तो हम इसको 16 लिख सकते हैं। और इस 16 का वर्गमूल, इस 16 का वर्गमूल हम 4 कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इस शक्ति से हम इसको वर्गमूल को काट सकते हैं, कि शक्ति में इतनी पावर है कि इस वर्गमूल को हटा सकते, सीधा क्या हटा सकते हैं, सीधा हटा सकते। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये लिख लो, नियमों की कॉपी में लिख लो ये, ठीक है। ऐसे ना देखो, ऐसे इसको नियम वाली कॉपी में लिख लो कि वर्ग अगर हमारे पास ये है तो हम शक्ति से वर्गमूल काट सकते हैं और हमारे पास ए आता है, हमारे पास ए आता है। इतनी बात कर लिया। अब इसी के बारे में पूछूं, अब हमारे पास आ गया वर्गमूल 3।
अब आ गया हमारे पास वर्गमूल 3। आपने अब बोलोगे कि वर्गमूल 2 को तो लिख दिया, ये कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? लिखेंगे, इस वर्गमूल को मान लो 2 और इसको मान लो 1, मान लिया लिख का नहीं 3 ने 2 + 1 है, 2 + 1 3 नहीं होता होगा। अगर 2 + 1 3 हो गए हैं मान लिया। अब आप पूछोगे कि इस पर तो शक्ति लगाना, इनका तो मान चेंज हो जाएगा, एक तो चल रह जाएगा भाई, शक्ति लगाई, एक की तो शक्ति चाहे कहीं लगा लो, इस पर तो लगा दिया चलो। अगर हमने शक्ति लगाई 2 पे, अगर शक्ति लगाई 2 पे, ये आधार मान लिया और ये मान लिया एक लंब, एक मान लिया लंब और 2 मान लिया आधार, तो फिर इसके तो मान चेंज हो गए, 2 दूनी 4 + 1, एक की तो शक्ति चल खुल गया, 1 आ गया, ये तो वर्गमूल 5 हो गया, ये तो वर्गमूल 5 आया हमारा, लेकिन हमारा तो 3 है। तो इस पे मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया, क्यों ना हम इस पे वर्गमूल 2 लगा दें, वर्गमूल 2 कर दे कि हमारा क्या है, आधार क्या है, आधार हमारा वर्गमूल 2 हो गया और हमने इसकी शक्ति से वर्गमूल काट देंगे तो 2 ही बचेगा हमारा, तो 2 + 1 ये 3 नहीं आएगा हमारा, ये वर्गमूल 3 का है। और इसको दर्शाने के लिए पहले हमने वर्गमूल 2 आधार मानना है, तो वर्गमूल 2 को दर्शाएंगे कि वर्गमूल 2 कहां तक आएगा, फिर वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा तब आप क्या कहोगे, उस पे 90 डिग्री का कोण बना के तब आप ये करोगे और वो उससे मिलेगी, और जब वो ऐसे मिलके जब वर्गमूल 3 आएगा, ठीक है। और इतना पंगा आपका पेपर में नहीं आना, ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 सिर्फ यही पेपर में आएगा। वर्गमूल 3 की आपको डिटेल समझा दिया मैंने, आपने सिर्फ संख्या रेखा पर दर्शाना, कैसे दर्शाना वो मैं अभी बता दूं, और वर्गमूल 3 कैसे दर्शाना है ये आपके मैथ में भी है, मैं आपको दिखा दूं। वर्गमूल 3 जो एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर मिल गया मेरे को कि वर्गमूल 3 दिख रहा आपको, उदाहरण नंबर 4 इस मैथ में रखा है, ये वाला मैथ, ठीक है, आपने देख लियो। उसके बाद हाँ, इसने पता कैसे कर रखा, इसने ये कर रखा है कि इसने पहले कर्ण निकालना, पहले इसने कर्ण बना दिया एक त्रिभुज अलग से, ये भी एक मान ली, ये भी एक मान ली, और ये आ गया हमारा वर्गमूल 2। अब इसने ये आधार मान लिया, ये भी ये आधार मान लिया, ये भी ये आधार मान लिया, और इसकी जहां तक दूरी है आप डायरेक्ट वही कर लियो, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो। और वैसे ये समझ में आया, इसकी रचना इसके अंदर ही है, जैसे जैसे इसने कर रखा है, तो आप इसकी तरीके से कर लियो। मैं वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 समझा दूं, ये इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएगा, ठीक है। अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 समझा दूंगा। वर्गमूल 2 हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी डिटेल बनानी है। हम कर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण, अब इसका मान देखेंगे, पहले एक संख्या रेखा लेंगे हम, और इसको मान लिया हमने 0 और ये मान लिया 1, ये मान लिया 1, और सबसे पहले अगर इसका मान लिया a और b और c, तो इसका मतलब ये भुजा हमारी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या कितना ले सकते हो और उसका मान 1 मान सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो यहाँ पे आएगा पॉइंट वो C आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो C आएगा, इसका मतलब वो BC बनेगी, वो BC बनेगी। एक मान लिया आधार कितना 1, 0 और 1 एक ही होता ना, लंब भी 1 मान लिया, और इसका वर्गमूल कर दिया, और जो वर्गमूल आएगा ये भुजा आएगी वह कौन सी बनेगी, A और C, तो इसका मतलब ये हमें AC मिलेगी। कौन सी मिलेगी, AC। यहां पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि AB का वर्ग स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि अब दर्शा दो इसको, A की शक्ति 2 प्लस 1 की शक्ति 2। अब हमारे पास ये AC आएगा, ये वाले AC। उसके बाद यहाँ पे इसके बराबर पॉइंट 2 हो गया हमारे बीच में, और यहाँ पे वही -1। ऐसी संख्या रेखा दर्शानी जैसे मैंने पहले दर्शाई थी, थोड़े बड़े बड़े लेती हूँ, ये बराबर होने चाहिए लेकिन, ठीक है। आपको समझने वाले का जल्दी समझ में आ जाएगा खुला। और 1 सेंटीमीटर लोगे तो आपको में बिल्कुल ही छोटा सा हो जाएगा, और छोटा से ना 90 डिग्री का कोण बने ना कुछ बने, समझ रहे हो। अब आप मान लिया जहां पर 5 आता, 5 सेंटीमीटर आता, उसको 1 मान लिया, तो अगला 10 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 मान लिया, ठीक है। ऐसे तो 1 माना अपना ये, और हमने पता लग गया कि इन दोनों की 1 और 1 2, तो वर्गमूल 2 क्या आएगा हमारा, AC आएगा। AC कितना आएगा, वर्गमूल 2, क्योंकि 1 को हम खोलेंगे तो 1 आया, इसका भी 1 आ गया, 1 और 1 2, ये वर्गमूल 2 कहां से आया। अब दिखाएंगे हम वर्गमूल 2 कैसे दर्शाएंगे हम। अब हमारा A और B पॉइंट, B पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, बना लिया, 90 डिग्री का कोण बना लिया। जितनी ये है उतनी प्रकार की नोक यहां रखेंगे, और इतनी प्रकार यहां से यहां प्रकार की नोक रख के इसको माप ले, यहां पेंसिल तक यहां तक ले आओ, प्रकार को उतनी खुली रहने दे। प्रकार की नोक यहां रखने के बाद, यहां पर प्रकार की नोक रखने के बाद इसको काट दो, यहां पे उतनी ही, जितनी ये बनेगी उतनी ही ये बनेगी, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1, दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी और ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि आधार भी हमारा 1 है और लंब भी हमारा 1 ही होना चाहिए। हो गया, ये हमने ये काट दिया, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ठीक है। उसके बाद यहां काटने के बाद हमने A बिंदु यानी कि 0 को और C को, A और C को मिला देंगे, ये मिल गया यहां पे, ये मिल गया यहां पे। तो ये हमारी जो आई है ये क्या है, AC वर्गमूल 2 है, AC वर्गमूल 2 आ गई हमारी। जब हमारी AC इतनी दूरी है, हमें बता दिया कि यह दूरी AC की है, यह दूरी AC की है, और जड़ा या दूरी जाओगी जड़ा अलग, वह हमारी वर्गमूल 2 होगी। वर्गमूल 2 दूरी है नहीं उसकी, वर्गमूल 2 है नहीं, वर्गमूल 2 इधर साढ़ा नहीं संख्या रेखा है। तो हम इस पूरा क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, यहां इतनी पेंसिल खोल के और आप चाप लगाते आ जाएंगे, वरीचा खींचते आ जाएंगे चाप के ला, जड़ा भी यहां मिलेगी, कड़ी भी मिलो, वाय बिंदु अपना वर्गमूल 2 होगी, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा। क्लियर, इसको हम बोलेंगे वर्गमूल 2। यहां पर हमारा जो विराजमान होगा, इस पॉइंट को कुछ भी लिख लो, अब यहां पर O लिख दिया, तो A और O की दूरी या हमारी, अब A और O की दूरी वर्गमूल 2 है। क्या है, वर्गमूल 2। जितनी ये है उतनी ये है, क्योंकि ये लंबाई ही आई है हमारी, यहाँ पे भी इस संख्या रेखा पर ये लंबाई आई है। क्लियर, ऐसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वर्गमूल 2, और इसकी रचना लिखनी है जैसे जैसे आपने एक प्रकार द्वारा स्केल द्वारा एक लाइन रेखा बनाई, रेखा को काटा, जैसे जैसे आपने कार्रवाई बिठाई वैसे वैसे आपने रचना करनी है, ठीक है। ये हमारी रचना सवाल मैंने करके दिखा दिया आपको। उसके बाद हम वर्गमूल 5 कारण ये जरूर लिखना है, जितनी दो चार लाइन की आप पे रचना लिखी जाओ, लिख दियो, कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता हमारा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 कैसे बनेगा, अब मैंने पता लग गया कि 2 की शक्ति 2 प्लस 1 की शक्ति 2, देखो 4 और 1 ये 5 हो गए ना, 4 और 1 5 हो गए नहीं,
और 4 ना आप 2 की शक्ति 2 लिखा तो 1 तो मिल गया, समझ लिया अपन क्या आधार तो अपन मिल गया 2 है और 1 की शक्ति 2 भी। आप इन दो खोल के देखा तो यही मिलेगा ना, 2 दूनी 4, 2 की शक्ति 2 का मतलब क्या 2 की 2 बार गुणा तो हमें 4 मिला। 4 ना आप 2 की शक्ति 2 लिख सका और 1 पे तो कई बार कई शक्ति बना ले वो तो 1 की रहना, ठीक है। तो इसका मतलब 4 और 1 5। तो अब हम इस पे अगर ये करें वर्गमूल लगाए तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4 प्लस 1 कर्ण और 4 और 1 5। जो भी संख्या आएगा वैसे ही हमने संख्या रेखा दर्शानी है। अब हमने क्या करना, यहाँ पे मान लिया 0 लिया और यहाँ 1 है और यहाँ हमने बराबर पॉइंट 2 लिया, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। अब हमने क्या माना, आधार क्या मानना है, आधार हमने 2 माना। आधार कितना है 2। तो अब हम 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि आधार 2 लिया ना हमने, आधार 2 है और 1। अब हमने क्या करना है, आधार तो हमारा 2 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये हमारा सी आएगा। तो इसका मतलब AC की लंबाई है, यहाँ AC की लंबाई, A और C की लंबाई है, ठीक है, A और C की लंबाई। तो अब हम जब ये तो 2 हो गया, आधार कितना है 2, तो लंब कितना बनेगा, लंब तो हमारा 1 बनेगा, लंब तो हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा। तो हमने एक प्रकार की इतनी खोलिए प्रकार, यहाँ प्रकार की नोक और यहाँ प्रकार की पेंसिल, और हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रख के इसको काटना है यहाँ पे। इतना ही बनेगा ना, इतनी या इतनी है, इतनी या इतनी है या इतनी, खोल लो, या तो 1 से 2 की लंबाई ले लो या 0 से 1 की ले लो, बात बराबर है। जब आप इसको यहाँ पे रख के प्रकार की नोक को पेंसिल से काट दोगे इसको, तो फिर मिलाना 1 से नहीं मिलाना, इसको 0 से ही मिलाना है, 0 से ही मिलाना है। अगर आप 90 डिग्री का कोण 1 पे भी बना सकते हो, फिर आपने 2 क्या करना पड़ेगा, 2 ये काटना पड़ेगा, लंब पे 2 लेना पड़ेगा, आधार पे 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप क्लियर समझा रहे हो कि आधार हमने 2 लिया तो हम आधार नीचे 2 लेंगे। अगर आपने आधार 1 लिया और लंब लिया 2 तो हम ऐसे करेंगे, बात बराबर है। आपने काट दी यहाँ पे और ये पॉइंट आ गया हमारा C। क्या आया? C। अब हम यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ प्रकार की पेंसिल, और हम इसको ऐसे चाप लगाते आ जाएंगे और ये हमारा वर्गमूल 5 आ जाएगा। और यह संख्या इतनी या इतनी दूरी हमारी वर्गमूल 5 की होगी। ये पॉइंट है जो ये O पॉइंट है वो वर्गमूल 5 है। O बराबर या ये बिंदु माना, ये O बिंदु कि AO की लंबाई कितनी है, AO की लंबाई हमारी वर्गमूल 5। ऐसे हम ये आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 1.2 एक्सरसाइज के आप जो सत्य और असत्य है ये और समझ लो एक बार, करे साहब। चलो इसको ऐसे ही समझा देता हूं। अब पहला बताया बच्चों इसने, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मैंने बताया था वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा सत्य है, क्योंकि उसमें वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आवा और अपरिमेय भी, सारी की टोटल समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यह सत्य है। उसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल 5 के रूप का हो सकता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का हो सकता है, जहां एक प्राकृतिक बिंदु m संख्या पर है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं वर्गमूल 2 की, यहां पर 2 क्या है, m की मान है, और वर्गमूल 2 क्या है, इसने बोला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या
अगर हम वर्गमूल 2 में खोल लेंगे तो इसको पॉइंटों में उत्तर आएगा, और जो संख्या क्या है एक पूर्णांक नहीं है, फिर वो पूर्णांक नहीं होगा। अगर पॉइंटों में लिखा जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। और ये प्राकृतिक संख्या तो हमारी कैसे है, 1 2 3 4, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं कभी भी, तो इसका मतलब है असत्य। और संख्या रेखा पर एक दूसरा आंसर है इसका कि संख्या रेखा पर अब ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं, ऋणात्मक बिंदु भी होते हैं, उनमें थोड़ी बना देंगे हम हमारे पास नेगेटिव, देखो 0 से इस साइड का मतलब क्या है कि माइनस में जाना, लेकिन हमारी जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। या तो जब तक हम आराम अवस्था में हैं, जब तक हम खड़े हैं तो हमारी 0 दूरी है, अगर हमने चलना प्रारंभ किया तो पॉजिटिव दूरी आएगी ना, और ये क्या हमारा असत्य है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। इन्हें क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लिया, अब मैं वर्गमूल 4 लूं तो इसका इन्हें क्या है, अपरिमेय हुआ है कि यह संख्या अपरिमेय है, नहीं है, क्योंकि इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब वर्गमूल 16 का वर्गमूल करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या, ये पूर्णांक आगे है, ठीक है, और वो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता, इसका उत्तर है नहीं। और उसके बाद तीसरा सवाल मैंने करवा दिया, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करवाएंगे कल आपको पहले समझाया जाएगा, और उसके बाद आपको अपरिमेय संख्याओं से अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कन्वर्ट करने का एक तथ्य बताया जाएगा, एक फॉर्मूला बताया जाएगा, वो आपने अपनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब एक ही बार करना, ये नहीं कि हर वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।